नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जितना कुछ भी देखा या सीखा, वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप हमें वीडियो के कमेंट में बताइए या आप हमें टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को देखा था और कुछ पुली ब्लॉक के सिस्टम के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन चल रहा था वो सब अपना इनर्शियल फ्रेम में चल रहा था। आपको याद होगा कि हम लोगों ने जब चैप्टर चालू किया था वहां मैंने आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस किया था, जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूटन्स के लॉ हैं वो केवल इनर्शियल फ्रेम में ही वैलिड होते हैं, तो नॉन इनर्शियल में उनके लॉ वैलिड होते नहीं। तो उसके लिए जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसको हम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। तो नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स लाते हैं जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। तो आइए आज फिर हम एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस को आपको रिकॉल करा देता हूं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के द्वारा हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ये एक कार है। ये आपका ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ से ये मान लेते हैं एक बस स्टॉप है। यहाँ से एक आदमी इसको देख रहा है। अब जब आदमी इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए मैन, तो इसको क्या दिखेगा? एक केस वन मान लेते हैं। जब ये आदमी देख रहा है ग्राउंड पे, तो इसको दिखेगा कि जो एक कार या बस है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब हम केस इसका बदलते हैं। अब मान लेते हैं कि ये जो आदमी यहाँ था इसके बगल एक पोल भी है सेम। अब मान लेते हैं ये आदमी को हम कार में बैठा दिए। अब ये आदमी जब इस बस में आके बैठा, अभी भी ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये आदमी जो यहाँ था इसको हमने सेकंड केस में उठाया और बस के अंदर बैठा दिया। पोल अभी भी वहां है जिस पोल पे खड़ा हुआ था, ये दोनों के साथ ही ये था। अब इसको क्या दिखेगा? इसको ऐसा दिखेगा कि ये जो पोल है ये एक्सेलरेशन से भाग रहा है, क्योंकि ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आके बैठ गया है। यहाँ ध्यान से देखिए ना, यहाँ आदमी यहाँ बाहर था और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो था वो आपका मूव कर रहा था, इसलिए कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही जो आपका ऑब्जर्वर था आदमी, उसको बैठा दिए हैं। तो उसको क्या लगेगा? उसको ये नहीं लगेगा कि मैं मूव कर रहा हूँ, उसको लगेगा कि ये पोल ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। और जब इसको हम यहाँ बैठा दिए तो इसको वेलोसिटी क्या दिखेगी? वेलोसिटी तो इसकी जीरो हो गई। भले यहाँ कांस्टेंट थी लेकिन यहाँ इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। इसको हम मान लेते हैं केस टू। तो अब देखो, जब यहाँ पे आदमी का किया, यहाँ एक फोर्स लग रहा है। जैसे ही यहाँ देखो इस इंजन को चला रहा तो एक फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन आप सेकंड केस में देखिए, क्या कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है? लेकिन फिर भी इसे एक एक्सेलरेशन से मूव करते हुए दिख रहा है, भले आदमी यहाँ बैठा है। तो इसी को हम बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम, जहां पे बिना फोर्स के कारण ही आपका एक्सेलरेशन आ जाए उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। और फर्स्ट केस को हम क्या बोलेंगे? इनर्शियल फ्रेम। इसका एक एग्जांपल और है जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में। वहां पे एक लैंप और लिफ्ट को देखे, एक बार उसको मैं फिर से रिकैप करा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो, अगर आप इन दोनों केस में लॉ ऑफ मोशन लगाओगे, इन दोनों में अलग अलग आंसर्स आएगा। लेकिन अगर हम इसी में एक इमेजिनरी फोर्स ला के यहाँ लगा दें तो हमारा जो नॉन इनर्शियल है ये इनर्शियल में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल को देख लेते हैं, उसके बाद स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए अगला लेते हैं लिफ्ट वाला प्रॉब्लम, सेकंड एग्जांपल। इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं। अभी तक हमने न्यूटन्स के लॉ पे बहुत सारे क्वेश्चन किए, अब तो आपको आइडिया आ गया होगा जो रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे। यहाँ पे एक लैंप लटका हुआ है, यहाँ पे एक आदमी था जिसको नाम दे देते हैं ए, एक और आदमी है जो लिफ्ट के बाहर है, इसको नाम दे देते हैं बी। अब देखो क्या करते हैं कि इस लिफ्ट को हम यहाँ से काट देते हैं। अब देखो जब इस लिफ्ट को काटेंगे तो ये क्या होगा, लिफ्ट जो है आपका, लिफ्ट तो फ्री फॉल मोशन करने लगेगा। यहां से ये आपका लैंप है, यहां मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। ये है लैंप और लैंप का मास है m। अब देखो जब ये यहां से दे कटा तो ये क्या करेगा, फ्री फॉल होने लगेगा, ए इक्वल टू जी हो जाएगा, उस एक्सेलरेशन से नीचे आने लगेगा। अब यहां से बी इसको ऑब्जर्व कर रहा है और ये है ए। तो सबसे पहले हम ए के रिस्पेक्ट में करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब हम ए के रिस्पेक्ट में लैंप का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखो इसको क्या दिखेगा, ये लैंप को तो ये कि जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और इस पे क्या लग रहा है, एक टेंशन लग रहा है जहां से बंधा हुआ है, और अगर इसका मास m है तो वेट कितना आएगा, mg। अब देखो जब a इसको ऑब्जर्व कर रहा है, a और लैंप एक ही फ्रेम में है, तो क्या इसको कोई एक्सेलरेशन आएगा, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, जिसके कारण ये आपका जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये a इसके अंदर बैठ के देख रहा है। तो यहां से जब हम समेशन ऑफ F इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो यहां हम क्या लिखेंगे, नीचे आ रहा है mg माइनस टी इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है, एम ए आप जब करोगे तो ए तो आपका जीरो है, तो क्या आ जाएगा, mg माइनस टी इक्वल टू जीरो। जब हम यहां करेंगे तो टी इक्वल टू निकल के आएगा mg। देखो ये रहा पहला केस। अब हम सेकंड केस लेते हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो अपना ऑब्जर्वर बाहर है उसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाते हैं इस लैंप का। ये लैंप का मास है m, यहाँ पे ऑब्जर्वर है ए आपका ए इक्वल टू जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है और ऑब्जर्वर आपका यहाँ पे इसको देख रहा है। अब हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू बी। किसका देख रहे हैं, लैंप का। अब जब यहां से आप लैंप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, लैंप तो आपको जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो सबसे पहले इसका एफबीडी बनाते हैं। इसका मास है m, तो वेट आएगा mg। सबको पता है mg हमेशा डाउनवर्ड होता है, और इस पे एक टेंशन आएगा t। अब b को क्या दिखेगा, इसका एक्सेलरेशन अब जीरो नहीं होगा, एक्सेलरेशन a इक्वल टू जी आ जाएगा। तो जब हम यहां से इसको समेशन ऑफ f इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो ये क्या निकल के आएगा, mg माइनस टी इक्वल टू एम ए। अब आप ध्यान से देखो, क्या ए जीरो है आपका, यहाँ ए जीरो नहीं है, तो mg माइनस टी डज नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये आपका जीरो के बराबर नहीं हुआ तो क्या आपका mg t के बराबर हो सकता है, सेकंड केस में बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसी को हम बोलते हैं कि जो हमारा रिफरेंस है, फ्रेम ऑफ रिफरेंस है, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कहाँ से मेजर कर रहे हैं। तो जहाँ ऐसे केस आते हैं वहाँ पे हम एक इमेजिनरी फोर्स लाते हैं जिसको हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स। उसका कॉन्सेप्ट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस केवल मैं आपको इतना ही दिखा रहा था कि इनर्शियल फ्रेम क्या होता है और नॉन इनर्शियल होता क्या है। तो इसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। ऐसा फ्रेम जहां पे न्यूटन्स के लॉ अप्लाई ना हो डायरेक्टली, उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, और ऐसे लॉ जहां पर न्यूटन के लॉ अप्लीकेबल हो उसको हम बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। तो आइए
आपको आइडिया आ गया होगा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम का। अब डिस्कस करते हैं कि आखिर ये नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए जो स्यूडो फोर्स आता है वो आखिर है क्या, उसके डिफिनीशंस क्या हैं। ये मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लाया हूँ, डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। एक बार इसको रीड कर देते हैं। तो जो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसमें आपका ऑब्जर्वर इज नॉट एक्सेलरेटिंग। आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऑब्जर्वर आपका मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर आपका नहीं मूव कर रहा था। वही बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन आएगा, ए ऑब्जर्वर, वो आपका जीरो आएगा। अगला पॉइंट आपका बोल रहा है नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसमें बोल रहा है कि आपका जो ऑब्जर्वर है, जो उसको देख रहा है, ऑब्जर्वर इज एक्सेलरेटिंग, ए एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर डज नॉट इक्वल टू जीरो विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आप यहाँ देख सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो है? बिल्कुल नहीं जीरो है। यहाँ लिख देते हैं ए ऑब्जर्वर डज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आपका ये ऑब्जर्वर जीरो है। अगला पॉइंट है न्यूटन्स लॉ आर वैलिड। वो हमने डिस्कस किया कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड होते हैं और नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ वैलिड नहीं होते हैं। थर्ड पॉइंट है स्यूडो फोर्स डज नॉट कम इनटू द पिक्चर्स। देखो, जब इनर्शियल फ्रेम में डायरेक्ट न्यूटन्स के लॉ अप्लाई हो जाते हैं तो वहां हमें स्यूडो फोर्स की कोई भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब वही नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो यहाँ से हमारा स्यूडो फोर्स पिक्चर में आता है। तो आइए अब पिक्चर में स्यूडो फोर्स की एंट्री हो चुकी है। अब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं आखिर इसका कैरेक्टर्स क्या है। तो आइए सबसे पहले डिफिनेशन रीड करते हैं, फिर एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है स्यूडो फोर्स कम्स इनटू इफेक्ट व्हेन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैज स्टार्टेड एक्सेलरेशन कंपेयर टू ए नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। देखो, ये कह रहा है कि आपका स्यूडो फोर्स तब काम करना चालू करता है जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही एक्सेलरेशन करने लगता है। किसके रिस्पेक्ट में? नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम के रिस्पेक्ट में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था कि वैन में जब आपका ऑब्जर्वर बैठ गया, अब देखो ये तो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, लेकिन जो आपका यहाँ पे पहले था पॉइंट या जो पोल था, ये तो फिक्स है ना? क्या इसको ये कुछ दिख रहा है? इसका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। वही ये बोल रहा है कि जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां से हम मेजर करें वही एक्सेलरेशन से मूव करने लगे, तब हमारा स्यूडो फोर्स कांटेक्ट में आता है। सेकंड पॉइंट है अ फोर्स इज समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन। देखो, एक ऐसा फोर्स है जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसको हम जब अपने प्रॉब्लम्स में लगाएंगे, जब एग्जाम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वही ये बोल रहा है कि ये फोर्स इज समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बट कैन नॉट बी सीन। थर्ड पॉइंट है द वर्ड स्यूडो। देखो, स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो मीन समथिंग इमेजिनरी। ये एक इमेजिनरी फोर्स है। आर फिक्सियस और डज नॉट एग्जिस्ट। देखो, रियलिटी में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है स्यूडो फोर्स, लेकिन इसके कारण इसका हम यूज करके बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हैं। इसके बाद पॉइंट है टू अप्लाई न्यूटन्स फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ वी नीड टू इंट्रोड्यूस न्यू फोर्स इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स। देखो, ये कह रहा है कि जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम आ गया, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है इनर्शियल फ्रेम में, तो हम किसका यूज करेंगे? इनर्शियल फ्रेम। तो हम यूज करेंगे स्यूडो फोर्स का। जैसे ही स्यूडो फोर्स लगाएंगे, ये अपना नॉन इनर्शियल जो है वो इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब ये इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा फिर हम इजीली न्यूटन्स के लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ईट ऑलवेज। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब है। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आते हैं। आप नीट या जेई में देखोगे कि स्यूडो फोर्स आपका कहाँ एक्ट करता है, तो देखो वही है
इट ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखो ये कह रहा है कि जिस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अभी मानो आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मास m है, तो स्यूडो फोर्स जो आएगा वो आपका किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, जस्ट इसके अपोजिट। जो स्यूडो फोर्स होगा वो इसके अपोजिट एक्ट करेगा, इसको नाम देते हैं एफपी। एफपी है आपका स्यूडो फोर्स। तो ये हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट के अपोजिट में ही एक्ट करता है। अब देखो ये मत आप कंफ्यूज हो जाना कि ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसके डिफिनीशंस। आइए इसके फार्मूले कैसे होते हैं, एग्जांपल्स में हम क्या यूज करते हैं उसको समझते हैं। तो आइए स्यूडो फोर्स का फार्मूला कुछ नहीं है, ये हमेशा आपका क्या होता है, जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट में एक्ट करता है। मान लेते हैं एक आपका ऑब्जेक्ट है m जो a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब जब इस पे स्यूडो फोर्स लगेगा तो स्यूडो फोर्स क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट में आएगा एफपी। एफपी है आपका स्यूडो फोर्स। अब इसका क्या फार्मूला होता है, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो यहाँ मास किसका लेना है, मास आपको सिस्टम का लेना है जो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, इनटू एक्सेलरेशन आपको किसका लेना है, एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का। ये आपका कौन सा मूव कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का, याद रखना इसको, एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो आई होप आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा कि स्यूडो फोर्स का होता है मास उस सिस्टम का या ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम का होता है। अब ये इसके अपोजिट साइन में लग रहा है तो इसके डायरेक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ माइनस का साइन लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ एफपी आपका क्या है, एफपी है स्यूडो फोर्स। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इसका फार्मूला क्या होता है। चलिए अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं उसको हम देखते हैं। आप सभी ने रियलाइज किया होगा, बहुत बार अगर आप लिफ्ट में कभी बैठे होंगे, सबसे पहले मैं एग्जांपल्स आपको दिखा देता हूं, फिर लिफ्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी देखो मान लेते हैं एक लिफ्ट है, ये मूव कर रही है, इसमें आप बैठे हुए हो, आपका मास है m, लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही, हर कोई लिफ्ट में बैठा होगा। जब लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाती है तो आपको क्या लगता है, आपने देखा होगा आपको अपना वजन ज्यादा लगता है कि नहीं, एज ए कंपेयर्ड जितने केजी के आप थे। आप अगर अभी तक नहीं रियलाइज किए हैं तो अब आप जाके जब भी लिफ्ट में जाइएगा और आप ऊपर के फ्लोर पे जा रहे हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका वजन इंक्रीज हो गया है। अगर ऐसे ही हम मान लेते हैं कि लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे आती है, अभी इसका हम पूरा डेरिवेशन ये सब करेंगे स्यूडो फोर्स का लगा के, अभी केवल आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। अगर लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से नीचे आती है, आपने देखा होगा कि अगर जब आप किसी फ्लोर से नीचे की तरफ आते हो तो ऐसा लगता है कि आपका वजन घट गया है। वो सब क्यों होता है वो अभी आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब आपका स्यूडो फोर्स की कैटेगरी में आते हैं। और अगर इसको हम काट देंगे, इसको जब काट देंगे तो ये ए इक्वल टू जीरो से मूव करने लगेगा, यहाँ आपका मास बराबर ही रहेगा क्योंकि वो ग्रेविटी के इक्वल आता है। और जब ए एक्सेलरेशन से जाते हैं, ये सब अलग अलग केस है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहला लेते हैं, पहला केस, लिफ्ट मूविंग अपवर्ड। मान लेते हैं एक कोई लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रही है। देखो ध्यान से देखिएगा, आप एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना, आपसे अपवर्ड पूछे डाउनवर्ड पूछे कुछ भी पूछे आप उसको इजीली निकाल लोगे। तो चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। ये रहा अपना लिफ्ट, लिफ्ट में हम एक ब्लॉक रखे हैं जिसका मास है m। एक मिनट, मैं ब्लॉक का ये चेंज कर देता हूं कलर, ताकि सेम कलर में, बहुत बार इसका मैं पीपीटी देता हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा।
एक ब्लॉक है जिसका मास है m, लिफ्ट में रखा हुआ है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ये लिफ्ट के अंदर ही है, और एक बंदा है जो लिफ्ट के बाहर है। ये लिफ्ट को जाते हुए देख रहा है। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। अब अपना लिफ्ट क्या कर रहा है कि ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अब देखो, जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो होगा क्या, जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। सबसे पहले हम ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू ए। जब आप ए के रेस्पेक्ट में किसको देखोगे, ए ब्लॉक को, ये पूरा जो सिस्टम है इसको हम, जो इसके अंदर ब्लॉक रखा हुआ है इसको देखते हैं। ब्लॉक का मास है अपना m। तो अब जब ब्लॉक को देखोगे आपको क्या दिखेगा कि जो ब्लॉक है वो ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो चलिए ब्लॉक का हम FBD बनाते हैं। ए ब्लॉक है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। अगर ये ब्लॉक है का मास m है तो इसका वेट कितना होगा, सबको पता है mg। अब देखो ध्यान से, जब ये यहाँ ग्राउंड पे रखा है लिफ्ट के फ्लोर पे, तो ये फ्लोर इस पे क्या प्रोड्यूस करेगा, एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। जब भी कोई दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो एक नॉर्मल फोर्स आता है जो उस दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ये फ्रिक्शन में हम नॉर्मल के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही समझिए कि अगर दो बॉडी कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल फोर्स जनरेट होता है। तो जब लिफ्ट के फ्लोर ने इस पे एक नॉर्मल लगाया, चलिए अब समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम करते हैं। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जो आपका फोर्स है, नेट फोर्स क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको पॉजिटिव लेना है, एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए। अब जब आप एन इक्वल टू करोगे इधर क्या आएगा, एम जी प्लस एम ए। जब इसको आप और सॉल्व करोगे एन इक्वल टू निकल के आएगा, एम कॉमन ले लोगे, जी प्लस ए। देखो ध्यान से देखो, आपका वजन क्यों इंक्रीज होता है, जो आपका नॉर्मल वेट होता है वहां पे वेट क्या होता है, एम जी। लेकिन अगर वही ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाने लगे, अब टोटल वेट आपका क्या हो गया है, एम जी प्लस ए। और अगर जी में कुछ ऐड हुआ है तो डेफिनेटली जो आपका वेट है वो आपको इंक्रीज हुआ महसूस होगा। तो ये तो देखो नॉर्मल था, इनर्शियल फ्रेम में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने इजीली डिस्कस कर दिया। अब मानो यही एक बंदा मेजर करना चाहता है जो लिफ्ट के अंदर है। अगर ये प्रॉब्लम अपना सही है तो आंसर यही आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है मतलब हमें स्यूडो फोर्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो ऑब्जर्वर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में एनालिसिस करते हैं। तो आ जाइए, अब विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी ही है अंदर ना, देख लीजिए, विथ रेस्पेक्ट टू बी, बी के रेस्पेक्ट में जो ब्लॉक है उसका FBD बनाते हैं। सबसे पहले जब बी उसके अंदर है, अभी भी ब्लॉक का मास कितना है m, और इसका वेट कितना आएगा mg, एक नॉर्मल जनरेट होगा n। बस यहाँ यही चेंज होगा कब ऑब्जर्वर जब इसके साथ आ गया, बी और m एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो इनके एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो यहाँ इनका एक्सेलरेशन निकल के आएगा a इक्वल टू 0। देखो ध्यान से समझिएगा, यही एक कॉन्सेप्चुअल है, यहाँ आप समझ जाओगे, कोई भी फोर्स होगा आप इजीली उसको कर दोगे। तो चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। तो टोटल फोर्स यहाँ कितना है, एन इक्वल टू एम जी, क्योंकि ए तो आपका 0 है तो जो नॉर्मल निकल के आया वो कितना निकल के आया है, एम जी। लेकिन अगर यही आप ए के रिस्पेक्ट में देखोगे, एन इक्वल टू एम जी प्लस ए आया है। तो क्या ये आपका सही कैलकुलेशन है, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लिफ्ट तो अपना ऊपर जा रहा है और वेट इंक्रीज हुआ महसूस होता है, मतलब जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए ए आपका टोटली रॉन्ग है। तो इसी को हम, दिस इज ए कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज बी इज, देखो ये टोटल रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि बी इज नॉन इनर्शियल फ्रेम।
देखो मैं एक-एक स्टेप इसलिए ध्यान से लिख रहा हूँ, अगर आपको एक समझ में आ गया, तो आपको सारा समझ में आने लगेगा और आपको स्यूडो फोर्स का क्यों यूज़ करते हैं, वो भी मतलब समझ में आना लगेगा। अब देखो बी जब आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो क्या यहाँ न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ हम लगा सकते थे? तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ नहीं लगा सकते थे। न्यूटन्स लॉ नॉट वैलिड। तो यहाँ न्यूटन्स का लॉ तो वैलिड ही नहीं है, फिर भी हमने समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए लगा दिया, जिसके कारण ये अपना आंसर सही नहीं आ रहा था। अब इसको ओवरकम करने के लिए टू गेट करेक्ट आंसर, अब यहाँ लिखते हैं टू गेट करेक्ट आंसर, टू गेट करेक्ट आंसर। अब जब हमको सही आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे? लेट्स अप्लाई, अब हम स्यूडो फोर्स को अप्लाई करते हैं। अब हम स्यूडो फोर्स को अप्लाई करते हैं कब? जब बी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट को लाते हैं, फिर से बी को ही बनाते हैं। अब देखो क्या होगा जब स्यूडो फोर्स इसके रिस्पेक्ट में हम बनाएंगे, तो स्यूडो फोर्स का डेफिनेशन क्या था अपना, ध्यान से देखिएगा। ब्लॉक अभी भी वही है एम। ए आपका क्या कर रहा था? ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, इस पे एक नॉर्मल लगे रहा था, और यहाँ पे क्या लग रहा था? इसका mg आ रहा था। अभी ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा था, पिछली ही कहानी है। लेकिन जैसे ही हमने स्यूडो फोर्स लेके आया, अब जब स्यूडो फोर्स लाएंगे तो ए अपना क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन आपने देखा होगा स्यूडो फोर्स में, तो स्यूडो फोर्स में एक्सेलरेशन आपका क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लगा देंगे स्यूडो फोर्स आया है, स्यूडो फोर्स का वैल्यू क्या आएगी आपका? एफ पी से लिखेंगे। देखो ये मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आया, इसलिए हम साइन, इसलिए डायरेक्ट डायरेक्शन ही अपोजिट कर दिए हैं। मास किसका? जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन किसका? उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का जो मूव कर रही है। तो क्या निकल के आया? ए। अब देखो कैसा है अपना बना, ऐसा हुआ ए ब्लॉक आपका रेस्ट में हो गया है, ए रहा मास एम, यहाँ पे लग रहा है एन, यहाँ पे है आपका mg, और यहाँ पे है आपका ma। यही है आपका स्यूडो फोर्स। देखो अब ये रेस्ट में आ गया, अब यहाँ हम न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं कि नहीं? कोई इनर्शियल फ्रेम, कोई नॉन इनर्शियल नहीं है। अब ये किस में आ गई है? आपकी इनर्शियल फ्रेम में। ध्यान से देखिए कैसे हमने नॉन इनर्शियल को इनर्शियल में कन्वर्ट किया। अब लगाते हैं समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। तो ध्यान से देखिए जब हम इसको लगाएंगे तो एन इक्वल टू निकल के आएगा, वाई डायरेक्शन में आप जीरो करिए फोर्स, एम ए प्लस एम जी। जब यहाँ से हम एम कॉमन लेंगे तो एन इक्वल टू निकल के आएगा एम जी प्लस ए। अब देखो आप ए के रिस्पेक्ट में देखो चाहे बी के, जो आपका जी इफेक्टिव आया है ए, वो एन इक्वल टू एम जी प्लस ए आया कि नहीं? ये भी अपना वही आया सेम। मतलब ये जैसे ही हमने स्यूडो फोर्स लगाया, हमारा आंसर जो था वो सही आने लगा। अब देखो यहीं से एक आपसे पूछता है जी इफेक्टिव कितना होता है, तो एम जी इक्वल टू एफ इक्वल टू एम जी होता है। यहाँ से आप एम जी प्लस एक कंपेयर कर लेना, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो जी इक्वल जी इफेक्टिव, इसको नाम दे देते हैं जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव निकल के आएगा जी प्लस ए, जो इसके साथ है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको वजन क्यों इंक्रीज हुआ लगता है, क्योंकि जो आपका ये होता है, जो आपका जी है, अब वो जी न रह के जी प्लस ए हो गया है। नॉर्मल में तो एम जी लग रहा था, लेकिन अब एम जी प्लस ए लग रहा है, जिसके कारण वजन इंक्रीज हुआ लगता है। सेकंड केस इसका लेते हैं, आइए सेकंड केस लेते हैं। अब जस्ट क्या करते हैं? लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड, कुछ नहीं करना है, सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। एक बार इसका भी मैं करके आपको पूरा दिखा देता हूँ डेरिवेशन। कई बार कई सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हमको लिफ्ट में
क्यों वेट इंक्रीज लगता है, क्यों डिक्रीज लगता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसे सिलेक्ट करें, स्यूडो फोर्स को कैसे लें, इसलिए मैं इतना डिटेल में सब डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए सेम केस बनाते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है जिसका मास है m। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, सेम ऑब्जर्वर, सेम कहानी। यहाँ पे है A, यहाँ पे है B। अभी ऊपर जा रहा था, अब क्या कर रहा है, A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। अब जब A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू A देखते हैं। A के रिस्पेक्ट में आप ब्लॉक को देखिए। ये जो ब्लॉक है जिसका मास m है, इसका FBD बनाइए। अगर m है तो इस पे एक वेट लगेगा जिसका वैल्यू आएगी mg। अब फ्लोर इस पे एक नॉर्मल लगाएगा n। अभी ये क्या हो रहा है कि A एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। देखो यहाँ पे रेस्ट में है, जहां से देख रहा है आपका ऑब्जर्वर, इसलिए ए आपका इनर्शियल फ्रेम में है। तो इनर्शियल फ्रेम में है, समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए। जब इसको हम करेंगे, आपका डाउनवर्ड मोशन है, मीन्स एम जी माइनस एन इक्वल टू एम ए। यहाँ से जब हम एन निकालेंगे, एन इक्वल टू एम ए को इधर लाते हैं तो एम जी माइनस एम ए। यहाँ से निकालेंगे तो एन इक्वल टू एम जी माइनस ए। देखो बहुत बार आप लोग ऐसे आंसर निकालते हो, आ जाता है, लेकिन स्यूडो का मैं इसलिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि आपको राइट वे पता होना चाहिए कि ये क्यों होता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा घुमा के पूछ लेगा और आपने ये रटा हुआ है तो आप नहीं कर पाओगे। तो ए के रेस्पेक्ट में हो गया। अब आइए बी के रेस्पेक्ट में देखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू बी। बी के रेस्पेक्ट में ब्लॉक को देखो। बी क्या है, बी तो लिफ्ट के अंदर ही है। तो चलिए बी जब लिफ्ट के अंदर है तो उसको क्या एक्सेलरेशन दिखेगा, उसको तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 0 दिखेगा। इसका मास m है तो ये आएगा mg, इधर आएगा n। अब आप ध्यान से देखो, जो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वही मूव कर रहा है, इसलिए आपका आंसर सही नहीं आएगा। यहाँ जब आप समेशन ऑफ f इक्वल टू एम ए करोगे तो न्यूटन्स का लॉ तो यहाँ अप्लाई ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है, n इक्वल टू एम जी, जो कि टोटल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन को नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट इनर्शियल फ्रेम। अब जब हम इसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए। आपका एक स्यूडो फोर्स आएगा। अगर स्यूडो फोर्स हम लगा दिए तो चलिए फिर से ब्लॉक का बनाते हैं। इसका मास है m, mg। अभी ये किधर मोशन कर रहा था, डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो स्यूडो फोर्स आपका पहले नॉर्मल लगा देते हैं। स्यूडो फोर्स को मैं दूसरे कलर से दिखाता हूं। तो जो स्यूडो फोर्स आएगा यहाँ, वो मोशन के अपोजिट आएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, मास उस ऑब्जेक्ट का और किस एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रहा है। अब देखो जैसे ही हमने ये लगाया, ये आपका इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ आप समेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम ए करिए तो आपको यहाँ निकल के आएगा n प्लस एम ए इक्वल टू एम जी। जब आप इसको सॉल्व करोगे और m कॉमन लोगे तो निकल के आएगा n इक्वल टू एम जी माइनस ए। अब देखो जहाँ यहाँ आपका जो g इफेक्टिव है ये g से कम है, इसलिए जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको अपना वजन घटा हुआ मालूम पड़ता है। यहाँ जब आप g इफेक्टिव निकालोगे तो g इफेक्टिव क्या निकल के आएगा, g माइनस ए। तो यही रीजंस है जिसके कारण आपको आपका वजन घटा हुआ महसूस होता है। ये रहा आपका डाउनवर्ड का, एक रहा अपवर्ड का। आपने देखा कि स्यूडो फोर्स का यूज करके हमने आंसर को निकाला, एग्जैक्ट सेम आ रहा है। अगर यही हम स्यूडो फोर्स नहीं यूज करते तो अलग अलग केस के लिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर आते। चलिए अगला केस लेते हैं, थर्ड केस फ्री फॉल का। अब देखो फ्री फॉल आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था। जब आपकी लिफ्ट यहां से अगर कैंची मार दो तो ये क्या होगा, ये आपका a इक्वल टू जी एक्सेलरेशन से नीचे आने लगेगा।
तो जो ये ब्लॉक का वेट है वो आपका क्या आएगा, वो आपका सेम ही आएगा, क्योंकि जो आपका एक्सेलरेशन है वो ए इक्वल टू जी हो जा रहा है। तो जो वेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगी फ्री फॉल के केस में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं तो आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं उसको अच्छे से करिए। और बेसिक मैथमेटिक्स का मैंने एक लेक्चर की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप बेसिक मैथमेटिक्स को जाके एक बार देखिए, क्योंकि अगर बेसिक मैथ आपका क्लियर नहीं रहेगा बहुत सारे ऐसे कैलकुलेशन आएंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते रीड करते हैं क्वेश्चन और क्या डेटा दिया गया है उसको समझते हैं। अ मैन वेड 80 केजी। देखो एक आदमी है जो बाहर वजन करता है तो उसका मास है 80 केजी का। ही स्टैंड्स ऑन अ वेटिंग मशीन इन अ लिफ्ट। अब वो एक लिफ्ट में वेटिंग मशीन के साथ स्टैंड है। जो आपकी लिफ्ट है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। फिर आपसे पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑन द मशीन। तो जो आपकी मशीन है वो क्या रीड करेगी। देखो केस कुछ इस तरीके से है, ये आपका मशीन है, इस पे आदमी रीड करता है, इस पे आदमी स्टैंड है, तो इसका मास दिखाता है 80 केजी। अगला केस क्या होता है कि ये आदमी इसी वेटिंग मशीन को लेके लिफ्ट में आ जाता है और ये लिफ्ट जो है ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। तो यही वो पूछ रहा है कि आदमी को अपना वेट क्या, सॉरी जो उसका वेटिंग रीडिंग है वो क्या रीड करेगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको तो हमने अभी देखा, ये आदमी है, इसको हम इसका है 80 केजी, इसको हम एक एज ए ब्लॉक कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि मूव कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है अपवर्ड तो इसका मास कितना है 80 केजी। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जब ये यहाँ पे वेटिंग मशीन रखा हुआ है इसके कारण इसके पैर पे, इसके सर पे एक नॉर्मल आएगा तो जिसको नाम देंगे एन, और इसका एक मास के कारण एक वेट आएगा जो होगा 80 इंटू जी, और जी की वैल्यू हम यहाँ लेंगे जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हो क्या रहा है। अब देखो जब इसको इस केस में हमने लाया यहाँ पे 80 केजी एन 80 जी मीन्स 800 न्यूटन। अब जब ये देखो आपका अपवर्ड जा रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर आएगा, जो स्यूडो फोर्स होगा वो आपका एफ पी वो निकल के आएगा एम इंटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम एन आई एफ हम लिख रहे हैं। तो एफ पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहां मैं लिख देता हूं। स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो मास है 80, एक्सेलरेशन यहां दिया हुआ है कितना 5, 80 इंटू 5 ये निकल के आएगा 400 न्यूटन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ पी की वैल्यू जो निकल के आई है एफ पी बराबर 400 न्यूटन। चलिए अब समेशन ऑफ, अब हमारा इनर्शियल फ्रेम में आ गया, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करते हैं। तो एन इक्वल टू अपवर्ड में एन है, डाउनवर्ड में 800 प्लस 400, तो एन इक्वल टू निकल के आएगा, जो नॉर्मल है वही तो वो रीड करेगी, क्योंकि नॉर्मल आपका वेट के बराबर ही एक रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो निकल के आएगा 1200 न्यूटन। देखो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर लिफ्ट ऊपर जा रही आपको वजन इंक्रीज हुआ महसूस होगा, तो आप देखो यहाँ जब कांस्टेंट था तो 80 केजी मेजर कर रहा था, लेकिन जब ऊपर जा रहा है तो 1200 न्यूटन कर रहा है। अगर यही आपसे मास में पूछे तो आप जी से डिवाइड कर देना,
तो n इक्वल टू निकल के आएगा 120 kg। देखो 40 kg वो ज़्यादा मेजर कर रहा है, क्यों? क्योंकि लिफ्ट आपकी ऊपर जा रही है। जो आपका G इफेक्टिव है वो G न होके G प्लस ए हो गया है। तो इसका आप ट्रिक भी लगाना चाहो डायरेक्ट F इक्वल टू कितना रीड करेगा m G प्लस ए कर दोगे, सेम आंसर आएगा। लेकिन मैं क्वेश्चन का जैसा कि पता है मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा आप इजीली कर दोगे। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपके नीट और जेई में कई बार इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखो ये लिफ्ट के क्वेश्चन में मैंने अपवर्ड का करा दिया, आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में डाउनवर्ड का या अभी मैं नीट और जेई का लेके आऊंगा, वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बस कुछ नहीं करना है, एक बार जी प्लस ए कर देना, अपवर्ड रहे डाउनवर्ड रहे जी माइनस ए कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। इसलिए सेम कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करा के कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन की वैरायटी क्या क्या हो सकती है उसके बारे में हम देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, फिगर शोज ए पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द रूफ। देखो एक ट्रक है, ट्रक के रूप से एक पेंडुलम लटका हुआ है। ट्रक दैट है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये जो आपकी ट्रक है ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है टुवर्ड्स राइट, राइट की डायरेक्शन में, रिलेटिव टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में राइट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। आपसे पूछ रहा है कि जो बॉब है फाइंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द वर्टिकल। तो जो वर्टिकल, देखो इनिशियल में जब ट्रक रुका हुआ था तो पेंडुलम यहाँ था, लेकिन जैसे ये चलना शुरू किया तो आपका पेंडुलम यहाँ आ गया। तो ये कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से, थीटा, यही आपसे पूछ रहा है। तो अभी देखो आप नॉर्मल मेथड से जाओगे बहुत ही डिफिकल्ट होगा, इसको डायरेक्ट हम स्यूडो फोर्स एक इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके थ्रू करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखो जो बॉब है इसका मास m है, यहाँ शायद क्वेश्चन टाइप करने में प्रॉब्लम हुआ है। तो जो बॉब है इसका मास m है और एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एफ बी डी बना के स्यूडो फोर्स लाते हैं। देखो स्यूडो फोर्स का आपको आइडिया आने लगा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट अब स्यूडो फोर्स लगाऊंगा, क्योंकि दो दो डायग्राम बनाने में वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन करके सिखा दूंगा। देखो ये रहा आपका बॉब जिसका मास है एम, और यहाँ से एंगल बना रहा है थीटा, और ये इस डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो वो प्रॉब्लम कितना सिंपल हो गया, इसके बारे में तो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ था। अब देखो जब इसको आप ध्यान से देखो, अगर इसे हम इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, अगर ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो हमारा स्यूडो फोर्स जो होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, और इस बॉब पे कितना लगेगा, m इंटू जिस एक्सेलरेशन से अपना ये मूव कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखो अप्लाई स्यूडो फोर्स एफ बी डी ऑफ पेंडुलम, देखो यहाँ मैंने क्या किया कि स्यूडो फोर्स को अप्लाई किया है। अब इसका हम एफ बी डी बनाते हैं, एफ बी डी ऑफ पेंडुलम। फ्री बॉडी आप सबको आता होगा कि जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको रिलीज कर देना है दिखा के। चलिए अब देखो इस बॉब पे क्या क्या लग रहे हैं, अगर इसका मास m है तो इस पे एक धरती मैया इसको खींचेंगे जिसका फोर्स होगा mg, और इसमें मान लेते हैं एक टेंशन आ रहा है T, और यहां से अपना एक स्यूडो फोर्स आ रहा है Fp। कोई प्रॉब्लम अभी तक हो तो बताइए, कुछ नहीं हुआ है, जो जैसा जैसा था हमने उसको वैसा रिजॉल्व करके लिख दिया, Fp इक्वल टू ma। अब आप देखो अगर ये यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो यहां से T कितना एंगल बनाएगा, इसका मास m है तो यहां से T आपका कितना एंगल बनाएगा, यहां से 90 माइनस थीटा बनाएगा, और इस एक्सिस से कितना बनाएगा, यहां से सेम बनाएगा थीटा। अगर यहां से थीटा बनाया तो यहां से 90 माइनस थीटा। देखो अगर यार यहाँ थीटा है, दो लाइन एक दूसरे के काटेंगी, तो अगर ए थीटा हुआ तो ए भी थीटा हुआ, तो हम टी को रिजॉल्व कर देते हैं। जब टी को हम रिजॉल्व करेंगे तो कैसा बनेगा, जब हम टी को रिजॉल्व करेंगे तो हमारा कैसा होगा, देखिए ध्यान से, इधर आएगा आपका एक
वाई, ए मान लेते हैं बॉब है मास एम, नीचे आ रहा है एम जी, इधर है हमारा एफ पी, और एफ पी की वैल्यू निकल के आई है एम ए। अब देखो जब हम टी को इधर रिजॉल्व करेंगे जहां से एंगल बना रहा है तो क्या निकल के आएगा, टी टी कॉस थीटा, और एक्स एक्सिस पे क्या निकल के आएगा जब रिजॉल्व करेंगे, टी साइन थीटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देखो मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसे कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आप जब 10-15 क्वेश्चन करोगे तो आपकी एक्सपर्टाइज इतनी आ जाएगी कि आप इसको यहीं से देखते हुए तुरंत रिजॉल्व कर दोगे, लेकिन मैं वहां से रिजॉल्व करके करूं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एक एक स्टेप डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। तो इसलिए अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज टाइम देके पूरा सीरियस से देखिए। मैं आपको एश्योरिटी देता हूं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, कितना भी डिफिकल्ट पूछे वो पूछेगा ही क्या यार, जितना सिलेबस में है उससे ज्यादा मैं डिस्कस करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो इसको एक्स डायरेक्शन में सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स इक्वल टू 0 जब करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में क्या है, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, टी साइन थीटा इक्वल टू एम ए, इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 1। समेशन ऑफ वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो ये निकल के आएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दूं, फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिलेगा, टी साइन थीटा। देखो मैं पूरा एक एक स्टेप लिख रहा हूं, जबकि आप जेई मेन की कर रहे हो तो इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझ में आता, इसलिए मैं पूरा एक एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। एम से एम कैंसिल, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो ये निकल के आएगा टेन थीटा इक्वल टू ए बाई जी, जी आपका ग्रेविटेरी है। तो यहां से हमसे थीटा पूछा था, थीटा इक्वल टू निकल के आएगा टेन इनवर्स ए बाई जी। तो जब भी कभी भी ऐसा आपसे क्वेश्चन दे, पूछे कि एक बॉब लगा है या पेंडुलम है वो कितना डिफ्लेक्ट होगा, कुछ मत करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप 1 मिनट में निकाल लोगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि ये फार्मूला आप रटोगे तो बहुत बार होता है कि जरूरत पे आपको फार्मूले याद ही नहीं आते। तो कितना भी एक्सेलरेशन दिया है, जैसे 5 मीटर पर सेकंड दिया है, तो आप टेन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 5/10 करोगे, टेन इनवर्स 1/2 आ जाएगा, उतने एंगल से वो होगा आपका डिफरेंशियल डिफ्लेक्शन आएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अब इस पे आपको मैं कितना भी क्वेश्चन कराऊं, यहाँ ये बदल बदल के कोई मतलब निकलने वाला है, कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। आप इसको अच्छे से सीखिए, क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाओगे। चलिए अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। अब देखो मान लेते हैं, अभी तक तो हमने ऐसा दे रहा था वो था, अभी मान लेते हैं एक लिफ्ट है जो आपका ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे एक बेज है, बेज पता है ना, ऐसे जो आपका रखा रहता है, ये आपका एक बेज है, और इस पे एक मास रखा हुआ है एम। इस बेज पे मास रखा हुआ है एम, और ये जो बेज है यहां से एंगल बना रहा है थीटा, यहां से एंगल बना रहा है थीटा। जो ये आपका बेज है इसको बेज बोलते हैं। आपने वो छिन्नी हथौड़ी है ना जो मार के घुसाते हैं, बेज टाइप का रहता है, वही है बेज। यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है आपको कि बेज जो है वो फिक्स है। पहले क्वेश्चन समझ लो फिर करना, बेज इज फिक्स्ड। अब बेज फिक्स है, आपसे ये जो इसका सरफेस है यहाँ म्यू इक्वल टू 0 है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू बेज। आपको आपको बेज के रेस्पेक्ट में उसका, इस ब्लॉक का, जो ये ब्लॉक है एम,
यही है ब्लॉक, यहाँ मैं नाम दे देता हूँ। ये ब्लॉक है और ये आपका लिफ्ट है। जो ए एक्सेलरेशन, क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो एक लिफ्ट है जो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। यहाँ पे एक बेज है, इस बेज पे एक ब्लॉक रखा है जिसका मास है एम, और ये बेज यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है। आप, ये बेज फिक्स है, आपसे पूछ रहा है कि आप इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए इस बेज के रिस्पेक्ट में कितना आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो अब तो धीरे धीरे आपको स्यूडो फोर्स, आपको ये पता ही है, नॉर्मल से जाओगे बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो हम एक स्यूडो फोर्स का तुरंत इंट्रोड्यूस करते हैं। तो जैसे ही हम स्यूडो फोर्स का लाएंगे, हमसे देखो ये ब्लॉक का पूछ रहा है, ब्लॉक और बेज का, तो हम केवल इतने को ही पहले लेते हैं। ये रहा बेज, और एक मिनट, यहाँ मैंने कलर चेंज, रुको सेम कलर रखता हूँ। बहुत लोग कमेंट करके बोलते हैं कि आपने कलर क्यों बदल दिया। ये रहा आपका बेज और ये रहा आपका ब्लॉक एम। यहां से कितना एंगल बना रहा है? थीटा। अब ध्यान से देखो, जब ये यहां से एंगल बना रहा है, ये इसके फ्लोर पे सरफेस में टच में है, तो यहां से क्या आएगा आपका? एक नॉर्मल आएगा। पहले फोर्सेस को देख लो फिर रिजॉल्व करेंगे। और ये अगर आपका ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो स्यूडो फोर्स किधर आएगा? पहले तो एक इसका वेट आएगा mg, और क्या आएगा? और एक आएगा इसका स्यूडो फोर्स fp, जिसको नाम देते हैं स्यूडो फोर्स। और स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होगी आपको पता है? इसका वैल्यू होगा m मास ऑफ ब्लॉक, जिसपे हम देख रहे हैं उसी का मास लेना है। इसका देख रहे हैं m इंटू एक्सेलरेशन, ये पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन, पूरे फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है? ये तो इसी में रखा है, इसी एक्सेलरेशन से जा रहा है एम ए। तो जो आपका निकल के आया नीचे, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक एम जी लग रहा है, एक एम ए लग रहा है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप बोलिए। चलिए अब इसको एक एक्सिस बनाते हैं, उस पर रिजॉल्व करते हैं। देखो इसको हम मान देते हैं y, और इधर मान देते हैं x। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले ब्लॉक का यहाँ बनाते हैं। ब्लॉक को हम एक पॉइंट से दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा आपका ब्लॉक। अब ब्लॉक से क्या जा रहा है आपका? सबसे पहले यहाँ देखो क्या जा रहा है? एक नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे देखो, मैं एकदम बेसिक्स आपको सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीख लेना। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर दोगे। ए, इस पे ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है एन। दूसरा क्या लग रहा है इस पे? जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहे हैं एम जी प्लस एम ए। एम जी वेट के कारण आ रहा है, और एम ए कौन सा है आपका? स्यूडो फोर्स है। कोई दिक्कत है? कोई नहीं। यहां से हम एम कॉमन ले लेते हैं, तो एम जी प्लस ए। ध्यान से देखिए, हमने एक्सिस इसको माना है, लेकिन अपना केस अभी इस तरीके से है। तो चलिए इसको हम एक्सिस को एक्सटेंड करते हैं। यहां से मैं कलर दे देता हूं ऑरेंज। एक इसको बनाते हैं। ये आपका क्या है? यहां मैं पूरा एक्सटेंड करता हूं। ए रहा एक्स एक्सिस, और ए रहा वाई। इधर भी ए रहा है आपका माइनस वाई आएगा। अब इसको ऊपर तक एक्सटेंड मैं करता हूं। चलिए अब यहां से एक मैं इमेजिनरी एक्सिस डाल देता हूं। अब ध्यान से आप देखो, अगर यहाँ एक थीटा एंगल बना रहा था, तो यहां से जब इसके पैरेलल रख के यहाँ लाइन डालेंगे तो कितना एंगल बनाएगा? ये भी बनाएगा आपका थीटा। तो यहाँ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। देखो ये ज्योमेट्री का खेल है, अगर आपको ज्योमेट्री नहीं आती तो आप एक बार जाके ज्योमेट्री सीखिए। नहीं तो अभी मैं एप्टीट्यूड में ये सब चालू करने वाला हूँ, ज्योमेट्री ये सब, तो आपको वहां समझ में आ जाएगा। अब देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई, हम इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ला रहे हैं चीजों को। अब देखो ये एक्स एक्सिस से एम जी कितना एंगल बना रहा है? अगर यहाँ से थीटा बना रहा है, तो यहाँ से कितना बनाएगा? ये भी आपका कितना बनाएगा? थीटा। तो चलिए, ये भी आपका यहाँ से बना रहा है थीटा।
या आप दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो उनके एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ से बनाया थीटा, कोई दिक्कत है? कोई नहीं, केवल हमने एंगल यहाँ लाया है। अब आप एक्सिस पे इसको रिजॉल्व करिए। तो चलिए रिजॉल्व शुरू करते हैं। कलर बदल देते हैं, रिजॉल्विंग सारा एक कलर में रखता हूं, इस कलर में। तो जब आप एन को यहाँ रिजॉल्व करोगे, आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, देखो एक फोर्स ए है, जब इसको रिजॉल्व करोगे तो इस एक्सिस पे क्या आएगा? इस एक्सिस से एंगल बना रहा है एम जी प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ आएगा आपका कॉस कंपोनेंट। और इधर क्या आएगा आपका? इस एक्सिस पे ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ निकल के आएगा एम जी प्लस ए साइन थीटा। हमसे नॉर्मल ये सब कुछ पूछा नहीं है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे। हमसे केवल एक्सेलरेशन पूछा है, तो इसी के बराबर आएगा एम जी प्लस ए कॉस थीटा, तो इसलिए उसकी वैल्यू का कोई मतलब नहीं। अपने को एक्सेलरेशन पूछा है, तो ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से आएगा? एम जी प्लस ए साइन थीटा। तो ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए आप यहाँ से कंपेयर कर दीजिए, एम जी इफेक्टिव इक्वल टू एम जी प्लस ए साइन थीटा। यहां से जब आप एम से एम कैंसिल करोगे तो जी इफेक्टिव निकल के आएगा, जी इफेक्टिव इक्वल टू जी प्लस ए साइन थीटा। तो देखो आप कंफ्यूज मत होना, ए आपका लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, थीटा है आपका बेस का एंगल लिफ्ट से कितना बना रहा है, और जी है आपका ग्रेविटी। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, एक बार आप इस क्वेश्चन को फिर समझिए। ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा था, हमने बेस का ब्लॉक का एफबीडी बनाया। जब ब्लॉक बेस से कांटेक्ट में है तो यहाँ से एक नॉर्मल फोर्स आएगा, और हमें नॉन इनर्शियल फ्रेम था, उसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए एक स्यूडो फोर्स लाए। बस हमारे यही दो फोर्स थे। अब हमसे एक्सेलरेशन पूछा थे, किस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? यही एक्सेलरेशन होगा बेस के रिस्पेक्ट में, तो यही हमसे पूछा था। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या किया कि हमने रिजॉल्व किया। जो हमारा ये इंक्लाइंड था, इंक्लाइंड प्लेन को ही हमने यहाँ एक्सिस माना, इस डायरेक्शन में एक्स माना, इस डायरेक्शन में वाई माना। देखो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती तो आप पूरा सफर करने वाले हो, इसलिए मैंने ग्राफ वाले चैप्टर में एक्सिस का ओरिएंटेशन सब कुछ समझाया हुआ है, एक बार जाके वहां से आप देख लीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जब यहाँ से एंगल ये थीटा बना रहा था, ये भी थीटा बना रहा था, हमने ये जो ए फोर्स का था एम जी प्लस ए, इसको हमने एक्स और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व किया। जब इसको रिजॉल्व किया तो ये जिस एक्सिस से एंगल बनाता है, आपको मैंने ट्रिक बताई है, उधर कॉस आएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन आएगा। इसको हम एफ इक्वल टू एम जी इफेक्टिव से कंपेयर किए, तो जी इफेक्टिव निकल के आया जी प्लस ए साइन थीटा। तो यही हमसे पूछा था, जो हमने निकाल लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन मैं उसको कराने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए एटलीस्ट 15 मिनट्स चाहिए। तो उसको मैं एक नई सीरीज लेके आऊंगा, कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, उसमें डिस्कस करेंगे, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा स्यूडो फोर्स के बारे में, जितना कुछ भी हो सकता था वो सब मैंने आपको सारी पॉसिबिलिटी एक्सप्लेन की। एग्जाम में इसमें इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आता, बस आपका रेफरेंस मूव कर रहा है, उसके अपोजिट में आप फोर्स लगाइए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूँ। देखो सबसे पहले तो हमने इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में देखा, उसके बाद हमने स्यूडो फोर्स के बारे में देखा। स्यूडो फोर्स के बारे में देखा, अगर हमारा ए डायरेक्शन में कोई व्हीकल मूव कर रहा है, जब ऑब्जर्वर आपका यहां से देख रहा है, ए पोल है इसके पास, तो इसे तो ये इनर्शियल फ्रेम में दिखाई देगा। लेकिन सेकंड केस में अभी भी ये मूव कर रहा है। अब हम ऑब्जर्वर को अंदर ला दिए, जब ऑब्जर्वर अंदर लाया, ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, लेकिन इससे क्या दिखेगा? एक्सेलरेशन जीरो है। जो ए पॉइंट है था, जहां ए पहले था, ए, इसको क्या, ये तो फिक्स है, लेकिन इसको दिखेगा कि ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसको बोलते थे नॉन इनर्शियल, और पहले वाले को बोलते थे इनर्शियल फ्रेम।
नॉन इनर्शियल और ये था आपका इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम में आपका जो ऑब्जर्वर है, एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर, वो आपका 0 होता है और यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर है वो 0 नहीं होता है। यहाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनवैलिड होता है नॉन इनर्शियल में, और यहाँ पे जो होता है एनएलएम आपका न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वो आपका वैलिड होता है। तो अब नॉन इनर्शियल को हम इनर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक स्यूडो फोर्स लेके आए। जब हम स्यूडो फोर्स लेके आए तो ये हमारा देखो क्या किया। अब हमारा जो व्हीकल था, ऑब्जर्वर इसके अंदर ही है, ए एक्सेलरेशन से जा ही रहा है, लेकिन यहाँ इसको क्या दिखेगा, एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में 0 दिखेगा। ये बंदा यहीं पे है। अब हम एक इमेजिनरी फोर्स लगा देंगे Fp, जिसको हम बोलेंगे स्यूडो फोर्स। इसका मास m मान लेते हैं। तो स्यूडो फोर्स जो आपका निकल के आता था, मास किसका था, वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, इनटू एक्सेलरेशन आपका किसका, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम का। तो ये इसका फार्मूला था। इसके बाद इस पे हमने कुछ डिस्कशन किए क्वेश्चन कर करके। इसके बाद इस पे हमने एक लिफ्ट प्रॉब्लम किया। लिफ्ट में हमने आपको दिखाया कि अगर कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, अगर ये a एक्सेलरेशन से ज़्यादा जा रहा है तो आपको मास इंक्रीज बढ़ा हुआ लगेगा, और अगर आप लिफ्ट में हैं और लिफ्ट आपका a एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो जो महसूस होगा वो ऑब्जर्वर को मास घटा हुआ महसूस होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आज का लेक्चर था, ये उसकी समरी थी। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगले लेक्चर में हम कुछ PYQ लाएंगे। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट थे वो हमने कर दिए हैं। आप इतना कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कोई भी बुक का जो एक्सरसाइज है आप उठाइए, आप इजीली उसको कर लोगे। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मतलब आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखा है। शुरू में आपसे क्वेश्चन 50 to 60% ही बनेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी एक्सपर्टाइज आती जाएगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगले लेक्चर में मैं जेई और नीट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो लेके आऊँगा। इसी के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। फीडबैक जरूर देके बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा, और ये वीडियो आप उन लोगों तक शेयर करिए जो लोग पैसों के अभाव में महंगी कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उनकी तैयारी नहीं हो पाती है। आप यकीन मानिए, मैं आपको जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अप्रॉक्स आपका 1 साल का 1.5 लाख फीस लेती हैं, उन इंस्टीट्यूट के इक्वल आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मैं आपको ऐसे ही बोल रहा हूं तो एक बार आप इस कंटेंट को उनसे मैच कराइए, या उनके जो भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं आप इस कंटेंट को रीड करने के बाद सॉल्व करिए, तो आपका एक भी प्रॉब्लम नहीं रुकेगा। तो आप ट्रस्ट करके सारे वीडियो को देखिए। फिजिक्स में फुल मार्क लाने की गारंटी मेरी है। आपका फुल मार्क 100% आएगा। बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा आप फॉलो करिए। सारे लेक्चर्स देखिए, कंटेंट सीखिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।